जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। बोकारो ट्रेजरी घोटाले की जांच में एसआईटी ने पाया कि एसपी कार्यालय की अकाउंट शाखा में प्रतिनियुक्त होमगार्ड जवान सतीश कुमार ने अपने खाते में ट्रांसफर हुए 1.08 करोड़ रुपए में से 10% कमीशन लिया था। सतीश कुमार को घोटाले की पूरी जानकारी थी और वह ये राशि निकालकर मुख्य आरोपी लेखापाल कौशल पांड्या को देता था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने 43 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं और सतीश कुमार के साथ साथ उनके सहयोगी एएसआई अशोक कुमार भंडारी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खाते में 42 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। रांची के डोरंडा स्थित जैप-1 ग्राउंड में आयोजित पारण परेड समारोह में 4 डीएसपी और 336 आरक्षी, 255 पुरुष और 81 महिला औपचारिक रूप से झारखंड पुलिस बल का हिस्सा बने, जिन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग 25% महिलाओं की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की और जवानों से कहा कि प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातों का असर अब राज्य की कानून व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण में दिखना चाहिए। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आधुनिक आवासीय विद्यालय और विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने की योजना की जानकारी दी, जहां डीजीपी तदाशा मिश्रा सहित कई आला अधिकारी उपस्थित थे। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने रांची में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों और नीट पेपर लीक मामले पर तीखा हमला करते हुए कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक के जिम्मेदार सरकारी सिस्टम के अंदर बैठे बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्हें बचाने के लिए सरकार सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने इस बदहाली के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की है, जिसके तहत शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली जैसी मांगों को लेकर आगामी 9 अगस्त को दिल्ली में छात्र संसद का घेराव करेंगे। मुहर्रम पर्व के अवसर पर 27 जून शनिवार को रांची जिले में ताजिया और अखाड़ा जुलूस के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की असुविधा को कम करने के लिए रांची जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पूर्ण अवकाश की घोषणा की है। हालांकि पूर्व निर्धारित और अत्यंत आवश्यक परीक्षा वाले विद्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ को पूर्व सूचना देकर परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं। रांची में मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस आयोजन में शामिल हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने युवाओं को नशा से दूर रहने की शपथ दिलाई और कहा कि झारखंड को नशामुक्त करना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुख्य संकल्प है। मैराथन दौड़ के समापन पर मंत्री ने विजेताओं को पुरस्कृत किया, जिसमें पुरुष वर्ग की साइकिल प्रतियोगिता में शरद अहीर और महिला वर्ग में पूजा सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई और युवाओं ने झारखंड को स्वस्थ, समृद्ध तथा सशक्त बनाने में अपना भरपूर योगदान देने का प्रण लिया। शहर में मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए यातायात पुलिस ने 26 और 27 जून को सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से रूट डायवर्जन और नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत 26 जून को दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक तथा 27 जून को सुबह 11 बजे से जुलूस की समाप्ति तक अल्बर्ट एक्का चौक, करबला चौक और मेन रोड सहित कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा। इस दौरान शहर के अन्य रास्तों पर भी आवश्यकतानुसार बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को इस प्रतिबंध से पूरी तरह छूट दी गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम जेबीवीएनएल ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान रांची के सभी 6 डिवीजनों में बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। विभाग ने सुरक्षा के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी करते हुए झांकियों और ताजिया की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर 13 फीट तक सीमित रखने, बिजली उपकरणों से दूरी बनाने और समितियों को पर्याप्त वॉलंटियर्स तैनात करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी आपात स्थिति या शिकायत के लिए विद्युत नियंत्रण कक्ष और जन समस्या निवारण केंद्र सहित विभिन्न प्रमंडलों के शीर्ष अधिकारियों के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। झारखंड में गुरुवार को आए तेज आंधी तूफान और वज्रपात के कारण अलग अलग हिस्सों में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने प्रभावितों के लिए राहत प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राजधानी रांची में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हुई और कोकर में एक स्कूली वैन बाल बाल दुर्घटनाग्रस्त होने से बची। मौसम विभाग ने राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए आने वाले दिनों में भी तेज बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। साथ ही प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी शीर्ष कमांडर मिसिर बेसर करीब 3000 सुरक्षा जवानों की घेराबंदी को तोड़कर अपने सहयोगी अजय महतो के साथ सारंदा से कोल्हान के जंगलों में भागने में सफल रहा है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से बचने के लिए रात के अंधेरे घने जंगल और बिछाई गई लैंड माइन्स का फायदा उठाया और छोटे छोटे समूहों में बंटकर वहां से निकल गए। हालांकि उम्र और कमजोर संगठन के कारण उसका प्रभाव पहले से कम हुआ है, लेकिन अपने बेटे की सरेंडर की अपील और पुलिस के प्रयासों को ठुकराकर वह सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने राज्य के विभिन्न जिलों में 30 जून से 7 अक्टूबर तक चलने वाले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR 2026 कार्य में हजारों शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का कड़ा विरोध किया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि एक तरफ विभाग द्वारा लेसन प्लान तैयार करने और मासिक जांच परीक्षा प्रोजेक्ट रेल जैसी शैक्षणिक गतिविधियों के निर्देश दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने से विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। व्यापक शिक्षा हित को ध्यान में रखते हुए संघ ने शिक्षा सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारी से शिक्षकों की इस प्रतिनियुक्ति को तत्काल वापस लेने की मांग की है। रांची स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने JSCA प्रबंधन और उसकी VIP संस्कृति को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव पर तत्काल FIR दर्ज करने और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी मानक संचालन प्रक्रिया SOP और क्राउड मैनेजमेंट टीम के भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सीमित सुरक्षा बलों पर छोड़ दी गई, जिससे हालात बिगड़ने पर घायल लोगों पर लाठीचार्ज की नौबत आई। इसके साथ ही भाजपा ने मामले की सीटिंग जज से न्यायिक जांच कराने, घायलों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने तथा जिम्मेदार पदाधिकारियों पर त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। झारखंड प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने आगामी ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा एवं 9 दिवसीय मेले के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को पूरी व्यवस्था अपने नियंत्रण में रखने का सुझाव दिया है। उन्होंने पिछले वर्षों में मेले के दौरान दुकानदारों से अवैध वसूली, धांधली और टेंडर प्रक्रिया में हुई त्रुटियों का हवाला देते हुए इस बार पूरी टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने दलाल किस्म के तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा सामाजिक व धार्मिक संगठनों के दखल को सीमित कर उन्हें केवल सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग तक सीमित रखने का अनुरोध किया है। बोकारो डिपो के इथेनॉल ब्लेंडिंग पंप में तकनीकी खराबी आने के कारण जमशेदपुर में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है, जिससे शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप ड्राई हो गए हैं और कई जगहों पर ताले लटक गए हैं। खराबी के कारण पेट्रोल में इथेनॉल और नमी का रासायनिक संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते पेट्रोल और इथेनॉल अलग अलग हो गए और आम लोग इसे पेट्रोल में पानी की मिलावट समझने लगे। पेट्रोल पंप डीलरों और ट्रांसपोर्टर्स ने ईंधन की पूरी गुणवत्ता जांच होने तक डिपो से तेल लेने से इनकार कर दिया है, जिससे सप्लाई 2 दिन प्रभावित रही। हालांकि मिक्सिंग पंप ठीक होने के बाद अगले 1-2 दिनों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। रामगढ़ के पतरातू में मुहर्रम के अवसर पर सोलिया, पलानी और जयनगर सहित कई गांवों के लोगों द्वारा पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ छोटी ताजिया का मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस निर्धारित मार्ग से होते हुए बिरसा मार्केट स्थित इकोनॉमिक स्कूल मैदान पहुंचा, जहां अखाड़ा दल के युवाओं ने लाठी डंडे के साथ पारंपरिक युद्धक कला और हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा और स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से यह पूरा आयोजन भाईचारे और सौहार्दपूर्ण माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने अपने पद से इस्तीफा देने के अगले ही दिन शुक्रवार को प्रभारी निदेशक डॉक्टर DK सिन्हा को कार्यालय का कार्यभार सौंप दिया और निदेशक बंगला खाली कर उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लिए रवाना हो गए। उनके साथ उनके बेटे भी गए हैं, जिनकी ट्यूटर के पद पर हुई नियुक्ति विवादों के घेरे में थी और उनके भी इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर राजकुमार का इस्तीफा मंजूर करते हुए तुरंत अधिसूचना जारी की और सर्जरी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर दीपेंद्र कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने हजारीबाग के बड़कागांव से पूर्व विधायक और झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
मुख्यमंत्री के विरुद्ध सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के कारण कांग्रेस अनुशासन समिति द्वारा उन्हें 21 मार्च को पार्टी से निलंबित किया गया था। निलंबन रद्द होने के बाद योगेंद्र साव ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि बड़कागांव के विस्थापितों को 4 गुना मुआवजा तथा रोजगार दिलाना उनकी प्राथमिकता बनी रहेगी। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 12 अरब डॉलर के जमे हुए फंड को जारी करने के बदले उससे अमेरिकी गेहूं, सोयाबीन और मक्का खरीदने का नया प्रस्ताव रखा है, ताकि अमेरिकी किसानों को लाभ मिल सके। ट्रंप के अनुसार ये फंड एक एस्क्रो खाते में रहेगा जिसे अमेरिका नियंत्रित करेगा और इसका इस्तेमाल केवल भोजन व चिकित्सा सामग्री खरीदने के लिए किया जाएगा। हालांकि ईरान ने इस अमेरिकी शर्त को पूरी तरह खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि वह अपनी संपत्तियों का इस्तेमाल अपनी जरूरत, कीमत और गुणवत्ता के आधार पर करने के लिए स्वतंत्र है। इस शांति वार्ता के जरिए ट्रंप जहां अपने किसान वोटर बेस को साधने और नए बाजार खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं ईरान इसे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के खिलाफ मान रहा है। नाटो महासचिव मार्क रुटे द्वारा ईरान संघर्ष के दौरान इटली के सैन्य ठिकानों से अमेरिकी विमानों के संचालन की बात कहे जाने के बाद इटली की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इसके जवाब में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि इटली ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया बल्कि द्विपक्षीय समझौतों के तहत केवल तकनीकी और लॉजिस्टिक सहयोग दिया था, जिसे नाटो प्रमुख ने भ्रमवश सैन्य भागीदारी बता दिया। इस तनाव के बीच इटली के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात कर रोम का रुख साफ किया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मेलोनी सरकार पर युद्ध में सहयोग न करने और रनवे का इस्तेमाल न देने का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना कर रहे हैं। ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास सिंगापुर के झंडे वाले मालवाहक जहाज एवर लवली पर हुए हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आईएमओ ने खाड़ी क्षेत्र में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने का अपना अभियान अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये हमला तब हुआ जब ईरान ने जहाजों को चेतावनी दी थी कि तेहरान द्वारा निर्धारित मार्गों के बाहर चलने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ते की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। इस घटना के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों में करीब 2% का उछाल आया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नौवहन व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है, जिसके तहत वायुसेना के 217 विमानों से 35 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से भारतीय सेना की एलीट मरून कैप वाली 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की 41 सदस्यीय मेडिकल टीम रवाना हुई है, जिसमें 2 अत्याधुनिक पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल BHISHM क्यूब्स भी शामिल हैं। वेनेजुएला में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के इस भूकंप में अब तक 235 लोगों की मौत हो चुकी है और वहां अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने पूर्ण आपात स्थिति घोषित कर पुनर्निर्माण फंड जारी किया है। डेनमार्क सरकार देश में बढ़ते इस्लामीकरण और एकीकरण की चिंताओं को देखते हुए लाउडस्पीकर से अजान के प्रसारण पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी ढांचे की समीक्षा कर रही है। इमिग्रेशन एंड इंटीग्रेशन मिनिस्टर मोर्टेन बॉडस्कोव ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी धार्मिक घोषणाएं डेनमार्क के माहौल के अनुकूल नहीं है और देश की पहचान प्रभावित नहीं होनी चाहिए। डेनमार्क अपनी सख्त आव्रजन नीतियों के लिए जाना जाता है, जहां पहले से ही कोपेनहेगन में शोर संबंधी कड़े नियम और देश भर में चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध जैसे कानून लागू हैं। विदेश मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के अनुसार पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज किसी व्यक्ति की पहचान या विशिष्ट कार्यों के लिए हैं, ये भारतीय नागरिकता का अंतिम या निर्णायक कानूनी प्रमाण नहीं है। देश की नागरिकता मुख्यतः नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जन्म, वंश, पंजीकरण या देशीयकरण के आधार पर तय होती है, जिसके कारण विपक्ष और क्षेत्रीय दलों ने नागरिकता सिद्ध करने वाले असल दस्तावेजों को लेकर सरकार से गंभीर सवाल पूछे हैं। भारत में नागरिकता किसी एक कार्ड या दस्तावेज से नहीं, बल्कि जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के रिकॉर्ड, पुराने भूमि या स्कूल रिकॉर्ड जैसे विभिन्न साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन और परिस्थितियों के आधार पर सिद्ध की जाती है। नरेंद्र मोदी सरकार के आगामी मॉनसून सत्र से पहले केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फेरबदल और मंत्रियों के विभागों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इसके तहत आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को कैबिनेट में शामिल किए जाने और धर्मेंद्र प्रधान की जगह निर्मला सीतारमण को मानव संसाधन विकास HRD मंत्रालय सौंपने की उम्मीद है। इस बदलाव में श्रीकांत शिंदे, नीतीश कुमार और राघव चड्ढा जैसे नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जबकि खराब प्रदर्शन या अन्य कारणों से कुछ वर्तमान मंत्रियों को हटाया जा सकता है।
अयोध्या राम मंदिर में नकद दान की गिनती के दौरान कथित हेराफेरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा और मनीष यादव सहित सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा दर्ज कराई गई इस शिकायत में ट्रस्ट के किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी का नाम शामिल नहीं है और पुलिस आरोपियों के घरों से नकद बरामदगी के साथ आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। केंद्र सरकार ने नॉन डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर लगी सभी सेक्टोरल पाबंदियां हटा दी हैं, जिससे अब इसकी आपूर्ति ईरान अमेरिका युद्ध से पहले के स्तर पर आ गई है। इस फैसले के बाद बल्क एलपीजी की सप्लाई को भी संकट से पहले की खपत के 50% तक फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि संकट के समय घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत C3 से C4 स्ट्रीम्स का इस्तेमाल सिर्फ एलपीजी बनाने के लिए अनिवार्य किया था, जिसे अब सामान्य कर दिया गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।